जो भी ऑनलाइन आते हैं सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कल तक हमने देखा था, है ना, जो तीसरा राजवंश था, जो क्षेत्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ का, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए। तो जो तीसरा राजवंश था, सरवपुरी राजवंश, उसके बारे में जितने भी शासक थे और जो भी जानकारियाँ थी, ठीक है, वो कंप्लीट हम पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था कि जो सोमवंश आएगा छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में सोमवंश की 4 शाखाएं मिलती हैं। ठीक है, 4 शाखाएं। उसमें जो पहली जो 3 शाखाएं हैं, दक्षिण कोसल का पांडुवंश, मैकल का पांडुवंश और उत्कल या उड़ीसा का पांडुवंश, ये मैदानी क्षेत्र में पढ़ेंगे। और जो कांकेर वाला जो सोमवंश है वो कब पढ़ेंगे? मध्यकाल के इतिहास में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो अभी चौथा राजवंश जो हम लोग देख रहे हैं वो रहेगा दक्षिण कोसल का पांडुवंश। ये सोमवंश की ही पहली शाखा है छत्तीसगढ़ में। क्या रहेगा? दक्षिण कोसल का पांडुवंश। हेडिंग डाल लेना। तो ये दक्षिण कोसल का पांडुवंश जो है, ये 6वीं-7वीं शताब्दी में, है ना, 6वीं से 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में अस्तित्व में आया था। जहाँ जहाँ पे मैं डेट बोल रहा हूँ, जिन जिन शासकों का डेट बता रहा हूँ, पूरा डेट मैंने नहीं बताया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी डेट बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, वो एक दूसरे से लिंक करती है, इसके लिए वो डेट याद रखना। अभी तक से ज़्यादा बताया भी नहीं हूँ, ठीक है। तो दक्षिण कोसल का पांडुवंश कब आया? 6वीं-7वीं शताब्दी में। और सरवपुरी राजवंश कब आया था? जब 5वीं शताब्दी का अंत हो चुका था। मतलब 499 खत्म होके 500, 501, 502 स्टार्ट हुआ था, उस समय क्या आया था? सरवपुरी राजवंश। ठीक है, तो ये जो दक्षिण कोसल का पांडुवंश है, ध्यान से सुनना। उड़ीसा में एक साम्राज्य था, ठीक है, एक राजवंश का शासन था। उस राजवंश का नाम क्या था? सोमवंश। ठीक है, उस राजवंश का नाम क्या था? सोमवंश। वही सोमवंशी जब छत्तीसगढ़ में आके मैदानी क्षेत्र में शासन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? छत्तीसगढ़ में पांडुवंश कहलाएंगे। है तो सोमवंश, है ना, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में आके ये शासन करेंगे तो ये पांडुवंश कहलाएंगे। और नाम जो अलग, ये इन्होंने जो नाम अपना बनाया वंश का, इनके पीछे जो एक क्यों बनाया कि जो उड़ीसा का जो सोमवंश था उससे भिन्नता प्रकट करने के लिए, ठीक है, कि वो सोमवंश नहीं है, ये अलग एक राजवंश यहाँ पे स्थापित हुआ है, उसकी एक एक अलग ही साम्राज्य है वो, है ना। इसके लिए भिन्नता दिखाने के लिए इन्होंने वंश का नाम बदल के पांडुवंश रखा। ठीक है, पांडुवंश नाम कैसे पड़ा? इनकी राजधानी थी सिरपुर। इनकी राजधानी क्या थी? सिरपुर। क्यों? क्योंकि सरवपुरी राजवंश के समय में सिरपुर अच्छा खासा विकसित हो चुका था। ठीक है, नहीं तो इनकी राजधानी क्या होती? मल्हार या सरवपुर होती। ठीक है, तो सिरपुर राजधानी हो गई। ये जानकारी समझ आ गई कि पांडुवंश कहाँ से आया, नाम कैसे पड़ा। अब देखते हैं शासक। ठीक है, तो हेडिंग डालना शासक। अब कौन कौन से शासक आए थे यहाँ पे? तो पहले नंबर पे जो लिखेंगे हम वो है उदयन। उदयन, है ना, पहला जो शासक आया यहाँ पे उदयन। इसके कार्यकाल का जो समय था वो लिखेंगे 485 से 510 ईस्वी। 485 से 510 ईस्वी, है ना, उदयन आया। ठीक है, अब ये उदयन था कौन? ये उदयन था कौन? जो सरवपुरी राजवंश पढ़े उसमें जो अंतिम शासक था प्रवर राज। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? प्रवर राज था। ठीक है, तो प्रवर राज के दरबार में सामंत था ना इंद्रबल, जो सुदेव राज के भी दरबार में था। जो इंद्रबल था उसके पिता कौन थे? यही उदयन। ठीक है, अब समझ आया, क्योंकि इंद्रबल ने पांडुवंश की नींव रख चुकी थी। कहाँ पे? सरवपुर में। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, रायगढ़ सारंगढ़ वाले क्षेत्र में आक्रमण करके पांडुवंश की नींव रख चुकी थी। किसने? इंद्रबल ने। ठीक है, तो वहाँ से पांडुवंश स्टार्ट होता है और सरवपुरी राजवंश समाप्त होता है। तो इंद्रबल ने यहाँ पे पांडुवंश की शुरुआत कर दी थी। तो उन्हीं के पिता जो हैं उदयन, वो प्रथम शासक बनते हैं, संस्थापक बनते हैं पांडुवंश के। ठीक है, उनका जो समय है, जो कार्यकाल का जो समय है 485 से 510 ईस्वी। ठीक है, अब ये जो जानकारी कहाँ पे मिलती है?
जो इंद्रबल का जो सबसे छोटा पुत्र आएगा इंद्रबल का सबसे छोटा पुत्र भवदेव रणकेसरी। इंद्रबल का सबसे छोटा पुत्र कौन होगा? भवदेव रणकेसरी। उसका एक शिलालेख मिलता है, भांदक शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिलता है? भांदक शिलालेख। ये भांदक आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भांदक कहाँ पे मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। तो भांदक से एक शिलालेख मिल रहा है, वो किसका है? भवदेव रणकेसरी। भवदेव रणकेसरी कौन है? इंद्रबल का सबसे छोटा पुत्र। अब वो जो भांदक शिलालेख है उसमें क्या उल्लेख है कि जो ये उदयन है यही संस्थापक है इस राजवंश का और प्रथम शासक है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ आई आपको? ठीक। पांडुवंश कहाँ से आया, है ना? राजधानी क्या थी? सिरपुर। प्रथम शासक उदयन, इंद्रबल के पिता और इंद्रबल के सबसे छोटे पुत्र जो है भवदेव रणकेसरी, उनका भांदक शिलालेख है ना, उसमें जानकारी मिलती है कि उदयन प्रथम शासक रहे पांडुवंश के और यही संस्थापक थे, ठीक है। प्रथम शासक के बारे में जानकारी मिल गई। द्वितीय जो शासक आएंगे, अब पिता थे उदयन, उसके बाद पुत्र, तो पुत्र कौन था? इंद्रबल। तो उसके बाद जो द्वितीय शासक है वो कौन हो जाएगा? इंद्रबल, है ना। इनका एक और नाम था भरतबल। इंद्रबल का जो दूसरा नाम था वो क्या था? भरतबल, ठीक है। तो इंद्रबल या भरतबल अगर दोनों आए तो दोनों सेम ही हैं, अलग अलग कोई दो व्यक्ति नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। ये वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है, क्योंकि सबको पता है ना कि इंद्रबल ने ही तो नींव रखी थी पांडुवंश की, तो ये वास्तविक संस्थापक है, ठीक। अब ये जो भरतबल इंद्रबल है, इनका एक ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है। इनका एक ताम्रपत्र मिलता है, बहमनी ताम्रपत्र, है ना, बहमनी ताम्रपत्र। कहाँ से बहमनी? महासमुंद। ये जो बहमनी है ये एक जगह है, कहाँ पे है? ये बहमनी जो है महासमुंद में है, ठीक है। एक ताम्रपत्र मिलता है। ताम्रपत्र में क्या लिखा हुआ है? बहमनी ताम्रपत्र किसका मिला? इंद्रबल का। बहमनी कहाँ पे? महासमुंद में। और इंद्रबल ही कौन है? भरतबल है, ठीक है। अब ये ताम्रपत्र में क्या जानकारी मिलती है? इसमें दो जानकारी मिलती है, ठीक है। ताम्रपत्र में दो जानकारी मिलती है। जो पहली जानकारी है वो क्या है? इसमें नरेंद्र, नरेंद्र समझ गए, सरबपुर वाले, है ना, उनका गुणगान है। नरेंद्र सरबपुरी राजवंश के जो शासक हैं उनका गुणगान है बहमनी ताम्रपत्र में। गुणगान कर कौन रहा है? भरतबल या इंद्रबल, ठीक है। जो दूसरी चीज मिलती है बहमनी ताम्रपत्र में वो क्या है? ये जो नरेंद्र है ना, ठीक है, बहमनी ताम्रपत्र में जो दूसरी चीज मिलती है वो क्या है कि जो ये भरतबल है ना, इनका विवाह किसके साथ? ये नरेंद्र की जो है नरेंद्र की बहन, ठीक है। ये जो नरेंद्र था इसकी बहन, उसका नाम क्या है? लोक प्रकाशा। लोक प्रकाशा, उसके साथ विवाह किसका हुआ? इंद्रबल का। समझ आई कहानी? ठीक है। भरतबल है जो इंद्रबल है ना, वही वास्तविक संस्थापक है और उसका एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है बहमनी ताम्रपत्र, जो कि है महासमुंद से। उसमें दो जानकारी मिलती है। पहली जानकारी, उस ताम्रपत्र में जो सरबपुरी राजवंश के शासक थे नरेंद्र, उसका गुणगान किया है इंद्रबल ने, ठीक है। दूसरी जो जानकारी मिलती है वही नरेंद्र की जो बहन है जिसका नाम है लोक प्रकाशा, उसका विवाह किससे हुआ है? इंद्रबल से, ठीक है। दो जानकारी मिल गई। अब देखो, भरतबल के या फिर इंद्रबल के चार पुत्र थे, चार पुत्र थे। अच्छा, ठीक है। उदयन के जो उदयन का जो कार्यकाल है 485 से 510 और जो इंद्रबल का है 510 से 530, ये बहुत अच्छे से जहन में रखना दिमाग में, ठीक है। अभी स्टोरी को लिंक करने में काम आएगा, ठीक है। तो इंद्रबल के कितने पुत्र हैं? चार पुत्र हैं। इंद्रबल के कितने पुत्र हैं? चार पुत्र हैं, ठीक।
तो इंद्रबल के 4 पुत्र, सबसे पहला पुत्र नन्नराज प्रथम, ठीक है, नन्नराज है ना, ना आधा ना पूरा ना, नन्नराज प्रथम है पहला पुत्र, ठीक है। इसका दूसरा पुत्र जो है, दूसरा पुत्र कौन आएगा? सूरबल, नन्नराज, न न न, दूसरा पुत्र कौन आ गया? नन्नराज, सॉरी, दूसरा पुत्र आ गया सूरबल। अब समझ आया कि ये सूरबल कौन है? समझ आया सूरबल कौन है? नहीं समझ आया? सरबपुरी राजवंश में चले जाओ, ठीक है, सरबपुरी राजवंश में चले गए ठीक है। प्रवर राज जब शासक बना, ठीक है, तो उसने अपनी राजधानी बना ली थी सिरपुर में। तो सरबपुर में किसने आक्रमण किया था? सूरबल नाम के एक पांडुवंशी शासक ने। ये वही सूरबल है, ये इंद्रबल का बेटा था। उस समय इंद्रबल ने ये जानकारी डिस्क्लोज नहीं की थी, किसी को बताया नहीं था, किसी को नहीं पता था कि वो सूरबल जो आया था वो कौन था करके। तो यही वो सूरबल है। अब समझ में आया कि पांडु वंश जो था, है ना, उसने पहले ही सरबपुर राजवंश पे कब्जा करने की कोशिश की थी। समझ गए? तो इंद्रबल का जो दूसरा पुत्र है सूरबल है। इसका जो तीसरा पुत्र है वो है ईशान देव, ईशान देव, है ना, ईशान देव है। चौथा पुत्र इसका जो है, पहले ही बात कर चुके हैं, कौन है? भवदेव रणकेसरी, भवदेव रणकेसरी। समझ आया? ठीक है। अब जो आगे देखते हैं, जो ईशान देव है ना, जो तीसरे नंबर का इसका पुत्र है ईशान देव, है ना, इसने क्या किया था? खरौद सबको मालूम है, खरौद, वहां पे एक बहुत ही विख्यात प्रख्यात एक मंदिर है। खरौद में कौन सा मंदिर है? लक्ष्मणेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, इसी को लखनेश्वर भी कहा जाता है, दोनों एक ही है, ठीक है। लखनेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ईशान देव ने क्या किया था? निर्माण करवाया था, ठीक है, खरौद में लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर मंदिर का। यहाँ तक समझ आया सबको? हाँ, इसमें क्या है? ये लखनेश्वर मंदिर की मान्यता क्या है? मान्यता है कि इसमें चावल के 1 लाख दाने, है ना, चढ़ाने से क्या होता है? मुराद पूरी होती है। समझ गए? स्टोरी समझ आ रही है? अगर कंफ्यूजन होगा बार बार वीडियो को सुनना देखना, है ना, समझ आएगा, क्योंकि लिंक नहीं करोगे तब तक भूल जाओगे, लिंक कर करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक, देखो, दूसरा शासक आया इंद्रबल, उसका राज्यकाल था 510 से 530। वास्तविक नाम था उसका भरतबल, वो ही वास्तविक संस्थापक था। उसके समय में उसका एक बहमनी करके बहमनी ताम्रपत्र मिलता है, जो कि है महासमुंद में। उसमें पहली जो जानकारी मिलती है, इसने जो सरबपुरी राजवंश के शासक हैं नरेंद्र, उनका भरपूर गुणगान किया है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक, क्यों? क्योंकि वही तो उसी की जो बहन थी लोक प्रकाशा, उससे इसका विवाह हुआ था, नरेंद्र का, सॉरी इंद्रबल का। यहाँ तक की जानकारी समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद इसके 4 पुत्र थे। पहला पुत्र कौन हो गया? नन्नराज प्रथम। दूसरा सूरबल, सूरबल कौन? वही जिसने सरबपुर पे आक्रमण किया था, ठीक है। तीसरा पुत्र आता है ईशान देव। चौथा आता है भवदेव रणकेसरी। ईशान देव के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इसने खरौद में जो छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है लखनेश्वर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वहाँ के शिलालेख में इसका उल्लेख है कि ईशान देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, क्या है मान्यता वहाँ की? क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है
1 लाख चावल के दाने से जुड़ी मान्यता कौन से मंदिर की है छत्तीसगढ़ में, उसका निर्माण किसने करवाया था, कौन से शासक के समय करवाया था, वह किसका पुत्र था, घुमा के कैसा भी पूछ देंगे। तो स्टोरी जानने से क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछें हमको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे मान्यता क्या है, चावल के 1 लाख दाने चढ़ाने के बाद जो भी मुराद है ना, वो क्या होती है, जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। एक कहानी और है यहाँ पे जो खरौद में जो ये लखनेश्वर मंदिर है, ठीक है, वो किनका मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर है, ठीक है, शिव जी का मंदिर है। खरौद नाम कैसे पड़ा, खर और दूषण नामक राक्षसों के वध की वजह से, ठीक है। किसने किया था, रामचंद्र जी ने किया था, है ना। तो उनके जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उन्होंने शिवलिंग बनाया था, ठीक है, और शिव जी की वहाँ पे पूजा की थी। तो वही क्या है, एक शिवलिंग था, है ना, उसको पूरा मंदिर किसने बनाया, ईशान देव ने। अब उस शिवलिंग की खासियत क्या है, वहाँ पे 1 लाख छिद्र हैं, शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, 1 लाख शिवलिंग दिखते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। दूसरी मान्यता वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जितना पानी डाला जाता है, पानी कहाँ जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। जितना भी पानी वहाँ पे डाला जाए या वहाँ से जितना भी पानी निकाला जाता है ना, पानी समाप्त नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन में आता है ये, ठीक। तो इंद्रबल का समझ आ गया आपको, 2 शासकों के बारे में जानकारी समझ में आ गई। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना। चलिए, इंद्रबल का जो सबसे बड़ा पुत्र था, है ना, वो क्या बनेगा अब यहाँ पे, तीसरा शासक बनेगा पांडुवंश का। क्या नाम था उसका, नन्नराज प्रथम। नन्नराज प्रथम कौन है ये, इंद्रबल का बड़ा पुत्र है। इसके समय में क्या था, जो राज्य था, है ना, वो बहुत विस्तारित हो चुका था। जो राज्य है उसका जो कब्जा है बहुत बड़े भूभाग में हो चुका था, ठीक है, बड़े भूभाग में। तो इसने क्या किया, अब बहुत बड़ा राज्य हो चुका है, लेकिन बैठेगा कहाँ पे, जो शासक है वो तो राजधानी में ही बैठेगा ना। तो जो अन्य जो क्षेत्र हैं उस पे क्या है, आक्रमण का खतरा रहता है। तो इसने क्या किया, जो अपने भाई हैं, इसने अपने भाइयों को मंडलाधिपति, यहाँ पे वर्ड शब्द बदल गया है, ठीक है, जो गवर्नर पढ़ते हैं ना, जैसे प्रवर राज ने व्याघ्रराज को गवर्नर नियुक्त किया था और सुदेव राज ने प्रवर राज को गवर्नर नियुक्त किया था, वैसे ही इसने क्या किया था, भाइयों को मंडलाधिपति नियुक्त किया था, है ना, नियुक्त किया था अलग अलग जगहों पे, ठीक है। जिससे कि वह क्षेत्र भी सुरक्षित हो गया था। ये समझ आया, ठीक है। तो ये किसका पढ़ रहे हैं, नन्नराज प्रथम का। हो गया, बस इसकी इतनी ही जानकारी है, ठीक है। एक और लिख लेना कि इसमें जो भवदेव रणकेसरी है ना, सबसे छोटा भाई था ना, तो भवदेव जो था वो भांदक में था, भ से भ, है ना, भवदेव भांदक में, ठीक है। और जो ईशान देव है वो कहाँ था, जो ईशान देव है, भवदेव कहाँ है, भांदक में है।
तो ईशान देव कहाँ रहेगा? खरौद में। ठीक है, ये दोनों जगह के क्या थे? मंडलाधिपति थे। नियुक्त किसने किया था? नन्नराज प्रथम ने। यहाँ तक सबको समझ आया? चलिए, उसके बाद चौथा शासक लिखना। चौथा शासक जो आएगा वह आएगा नन्नराज का पुत्र। नन्नराज प्रथम है ना, नन्नराज नहीं लिखना, नन्नराज प्रथम लिखना। ये कौन आएगा? तीवर देव। तीवर देव कौन आएगा? तीवर देव। या फिर दूसरा नाम इनका जो मिलता है वो है महाशिव तीवर देव। ठीक है, तीवर देव जो है वो संस्थापक बन गया यहाँ पे, सॉरी शासक बन गया चौथे नंबर का। ठीक, कौन है तीवर देव या महाशिव तीवर देव? नन्नराज का, नन्नराज प्रथम का पुत्र है। ठीक है, अब एक जैसे जब ब्रिटिश काल स्टार्ट हुआ था, है ना, जब प्रारंभ हुआ था, तो कुछ कुछ राजकीय पत्र होते थे जो फाइल होती थी। ठीक है, तो अलग अलग जिलों की अलग अलग फाइल होती थी, तो वो जिस जिले से जारी किए जाते थे, ठीक है, मान के चलो धमतरी जिले से या बिलासपुर से या रायपुर से, ठीक है, तो जिस जिले से जारी किए जाते थे तो उस फाइल को कहा क्या जाता था? उस जो राजपत्र था, जो सरकारी दस्तावेज था, उसको कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर कहा जाता था, है ना। और जहाँ से जारी हुआ रहता था उस ज़िले का नाम शुरू में जोड़ दिया जाता था। जैसे बिलासपुर से तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, रायपुर से है तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना एक वैसी ही एक फाइल थी, नाम क्या था? वो बिलासपुर से जारी किया गया था, तो बिलासपुर जिला लिख लेना, है ना, जिला गजेटियर, है ना। क्या है? बिलासपुर जिला गजेटियर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बिलासपुर नहीं आएगा ना, ये संबलपुर आएगा। संबलपुर जिला गजेटियर। कौन सा वाला संबलपुर है? ये वही रायगढ़ के बाद जो पड़ेगा ब्लासे उसमें, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये जो संबलपुर जिला गजेटियर है, इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें इसका तीवर देव का, ठीक है, उल्लेख जो मिलेगा इसमें पहला जो नाम है तीवर देव का है, और जो दूसरा जो नाम है, ठीक है, वो इसी के अनुज चंद्रगुप्त, है ना। इसी के अनुज क्या नाम है? चंद्रगुप्त। ठीक है, समझ आया सबको? महाशिव तीवर देव एक ही है। संबलपुर जिला गजेटियर एक दस्तावेज है, उसमें तीवर देव का नाम है, और इसके छोटे भाई जो अनुज है ना, चंद्रगुप्त का उल्लेख है। यहाँ तक सबको समझ आया? देखो, ये जो महाशिव तीवर देव है ना, ये नाम जो मिलेगा आपको, ये ताम्रपत्र में मिलेगा। ठीक है, महाशिव तीवर देव जो नाम है वो ताम्रपत्र में मिलेगा, और ये जो तीवर देव नाम है ये आपको मिलेगा मुद्रा में। ताम्रपत्र में जो नाम मिलेगा वो महाशिव तीवर देव है, और मुद्रा जो है तीवर देव की जो मुद्रा है उसने जो जारी की थी उसमें तीवर देव नाम मिलेगा। यहाँ तक सबको समझ आया? ठीक है, चलिए इसके बारे में एक जानकारी और लेना। अभी शासक कहाँ के हैं? ये दक्षिण कौशल के हैं, तो शासक रहते हुए, है ना, शासक रहते हुए इन्होंने दक्षिण कौशल के अलावा मैकल में भी, है ना, तो दक्षिण कौशल हो गया, सॉरी पूरा कौशल हो गया प्लस मैकल। मैकल क्षेत्र सबको पता है, राजनांदगांव से स्टार्ट होगा, राजनांदगांव, फिर ऊपर खैरागढ़ छुई खदान, ठीक है, उसके ऊपर कबीर धाम, उसके बाद क्या है, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, है ना, उस तरफ पूरी मैकल श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, कबीर धाम,
ठीक है, उस तरफ पूरी मैकल श्रेणी फैली हुई है, तो वहां तक किसका शासन हो गया था? तीवरदेव का। इसलिए इसने क्या उपाधि धारण की थी? इसने इसीलिए उपाधि धारण की एक सकल कोसलाधिपति। सकल कोसलाधिपति, ठीक है, सकल कोसलाधिपति। इसका मीनिंग क्या होता है सकल कोसलाधिपति का? 21,000 ग्रामों का स्वामी। 21,000 गांवों का स्वामी, ठीक है। सकल कोसलाधिपति इन्होंने क्या की थी? उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद एक और उपाधि इसकी मिलती है। ये उपाधि क्यों धारण की थी? कोसल और मैकल क्षेत्र में इसने पूरा अपना आधिपत्य मतलब एक नियंत्रण अपना कर लिया था, ठीक है। एक और उपाधि इसकी मिलती है, ठीक। वो उपाधि कब मिलती है? एक है अडभार ताम्रपत्र। अडभार, अडभार ताम्रपत्र। और ये जो अडभार ताम्रपत्र है वो किसका रहेगा? इसके पुत्र का, है ना। पुत्र, पुत्र का नाम क्या रहेगा? नन्नराज द्वितीय। अडभार ताम्रपत्र, इसके पुत्र का नाम है नन्नराज द्वितीय, ठीक है। अडभार कहाँ पे है? ये जांजगीर चांपा में है, ठीक है। उसमें क्या मिलता है कि इसने, किसने? तीवरदेव ने, ठीक है। तीवरदेव ने उत्कल, उत्कल समझ रहे हो? पूरा उड़ीसा वाला क्षेत्र और उसके बाद थोड़ा सा बंगाल का हिस्सा प्लस कलिंग। कलिंग समझ गए? उड़ीसा का क्षेत्र। इन दोनों जगह पे भी इसने क्या किया था? शासन किया था। और इसके लिए इसने क्या उपाधि धारण की थी? इसके बाद इसने उपाधि धारण की थी, वहां पे क्या था? सकल कोसलाधिपति। यहां पे है सकल कौशल मंडलाधिपति। सबको समझ आया उपाधि? सकल कौशल मंडलाधिपति, ठीक है। अभी किसका कार्यकाल चल रहा है यहाँ पे? तीवरदेव का, या फिर महाशिव तीवरदेव का, ठीक है। इनके सिक्कों पर क्या मिलता है? सिक्कों पर क्या मिलेगा? गरुड़ का चिन्ह। गरुड़ का चिन्ह मिलता है, ठीक है। गरुड़ का क्या मिला? चिन्ह मिला। यहां तक सबको समझ आया? अब देखो, इसके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, ठीक है। 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। जो पहला जो ताम्रपत्र है वो कहाँ से मिलेगा? राजिम से मिलेगा, राजिम से मिलेगा। जो दूसरा है वो कहाँ से मिलेगा? पहला ताम्रपत्र कहाँ से मिला? राजिम से मिला। दूसरा मिलेगा बालोद से। तीसरा मिलेगा बोंडा, है ना। बोंडा एक जगह है रायगढ़ में, ठीक है। तो ये जो राजिम ताम्रपत्र है, इसमें क्या जानकारी मिलती है कि ये वैष्णव धर्म का था, ठीक है। और राजिम और बालोद जो ताम्रपत्र है, इसमें इसके पराक्रम की जानकारी मिलती है कि इसने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन कौन सी लड़ाई जीती, है ना। इसके पराक्रमी होने की जानकारी मिलती है राजिम और बालोद दोनों से, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? यहाँ पे देखना, जो बोंडा ताम्रपत्र है इसमें इसने एक उपाधि धारण की है, उसकी जानकारी मिलती है पंच महाशब्द, ठीक है। पंच महाशब्द। तीवरदेव थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना।
चलिए एक बार तीवरदेव को रिपीट करते हैं। तीवरदेव या महाशिव तीवरदेव, तीवरदेव नाम कहाँ पे मिलता है? मुद्रा में इसकी, है ना। और महाशिव तीवरदेव कहाँ पे मिलता है? ताम्रपत्र में, ठीक है। संबलपुर जिला गजेटियर एक दस्तावेज है, उसमें क्या उल्लेख है? इसके नाम का और इसके छोटे भाई के नाम का। उसका नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है। इसने 2 उपाधि धारण की थी। जो पहली उपाधि है सकल कौशलाधिपति की, वो उपाधि क्यों धारण की थी? इसने कौशल और मैकल क्षेत्र में पूरा एक कंप्लीट अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो इसने सकल कौशलाधिपति एक उपाधि धारण की थी। उसका मीनिंग क्या होता है? 21,000 गांवों का स्वामी। दूसरी इसने उपाधि धारण की थी सकल कौशल मंडलाधिपति, सकल कौशल मंडलाधिपति, ठीक है। सकल कौशल मंडलाधिपति, वो उपाधि क्यों धारण की थी इसने? क्योंकि इसने अपने राज्य को किस ओर और लेके चले गया था? उड़ीसा और उत्कल की ओर, ठीक है। तो 2 उपाधियां धारण कर ली थी। इसके सिक्कों पर जो चिन्ह मिलता है वो गरुड़ का चिन्ह मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद इसके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, राजिम से, बालोद से और बोंडा, जो कि है रायगढ़ में। राजिम ताम्रपत्र में इसके वैष्णव धर्म के होने की जानकारी मिलती है, और राजिम और बालोद से इसके पराक्रम की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो बोंडा ताम्रपत्र है उससे जानकारी मिलती है कि इसने एक और उपाधि धारण की थी पंचमहाशब्द की, ठीक। यहाँ तक जानकारी सबको समझ आ गई? तो ये था भवदेव रण के, सॉरी क्या है, तीवरदेव की जानकारी। स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से। तो कितने शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया? 4 शासकों के बारे में, है ना। उदयन था, इंद्रबल था, ठीक है। जो तीसरा आया नन्नराज प्रथम आया। उसके बाद कौन आया? तीवरदेव, उसका पुत्र, है ना। तीवरदेव या महाशिव तीवरदेव, ठीक है। अब तीवरदेव के बाद उसके पुत्र के बारे में हमने भी देखा था, क्या नाम था उसका? नन्नराज द्वितीय, जिसका कौन सा ताम्रपत्र था? अडभार ताम्रपत्र। तो जो 5वां शासक आ जाएगा वो कौन आएगा? नन्नराज द्वितीय, ठीक है। नन्नराज द्वितीय कौन से नंबर का शासक हो गया ये? 5वें नंबर का, ठीक है। इसकी जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? अडभार ताम्रपत्र। अडभार ताम्रपत्र बताया था कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में, ठीक है। क्या जानकारी मिलती है? इसने जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है ना, उस पे अधिकार खो दिया था इसने। उड़ीसा वाले क्षेत्र पे इसने अधिकार खो दिया था, ठीक है। और क्या किया था इसने? जो महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है ना, उसको इसने अपने राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक। उड़ीसा में थोड़ा सा इसने नियंत्रण खो दिया था और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसने अपना शासन स्थापित कर लिया था, ठीक है। जानकारी कहाँ पे मिलती है इसकी? अडभार ताम्रपत्र में। कौन सा शासक है? 5वें नंबर पे नन्नराज द्वितीय, ठीक है। और ये क्या था? निसंतान था, निसंतान था ना, इसका कोई पुत्र नहीं था। अब जब ये निसंतान रहेगा तो इसके बाद शासक कौन बनेगा? 6वें नंबर पे तीवरदेव का छोटा भाई क्या था? चंद्रगुप्त, ठीक है। और इसके कौन हुए? वो चाचा हुए। तो क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे 6वें नंबर पे? शासक चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त तक पहुंच गए। अब चंद्रगुप्त जो था, जो 6वें नंबर का शासक आया यहाँ पे, है ना, वो क्या था? तीवरदेव का छोटा भाई था। और इसका कौन था? ये इसके चाचा थे ना, ठीक है। यहां तक जानकारी सबको समझ आ गई, ठीक। अब इसके बारे में जो जानकारी है, सिरपुर में
कौन सा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर है ना। तो लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख में इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख है? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का उल्लेख है। ठीक है। इसके बाद 5 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 5 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका पुत्र कौन रहता है? इसका पुत्र कौन रहेगा? हर्षगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त जो छठा शासक पढ़े, तीवरदेव का अनुज था ये, है ना, और नन्नराज द्वितीय का चाचा था। ठीक है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में उपस्थित शिलालेख में मिलती है। ठीक है। और क्या जानकारी मिलती है कि 5 साल इसने शासन किया, उसके पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। और इसका पुत्र कौन था? हर्षगुप्त। तो इसकी मृत्यु के पश्चात शासक कौन बनेगा? हर्षगुप्त शासक बनेगा। ठीक है। यहां तक सब छोटा छोटा है, तीवरदेव बस बड़ा था। ठीक है। हर्षगुप्त शासक बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे 7वें नंबर पे कौन सा शासक आ गया? हर्षगुप्त आ गया। हर्षगुप्त में जो सबसे पहली चीज लिखेंगे वो क्या है कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ठीक है। वैष्णव धर्म को मानने वाला था। कौन? हर्षगुप्त। ठीक है। वैष्णव धर्म को मानने वाला था, हर्षगुप्त है। अब देखना, हर्षगुप्त का जो विवाह है, जो हर्षगुप्त का विवाह है वो किसके साथ हुआ था? मगध, है ना। मगध में एक राजवंश है मौखरी। मौखरी वंश, है ना। उसके शासक थे सूर्यवर्मा। सूर्यवर्मा, है ना। उसकी पुत्री का नाम क्या था? वाष्टा देवी। तो वाष्टा देवी से क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ था। समझ गए? चंद्रगुप्त का पुत्र है हर्षगुप्त, वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ठीक है। उसका विवाह किससे हुआ? मगध में एक मौखरी राजवंश था, उसके जो शासक थे सूर्यवर्मा, है ना। तो सूर्यवर्मा की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था? वाष्टा देवी। उनसे इसका विवाह हुआ था। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, हर्षगुप्त की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हर्षगुप्त की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के पश्चात क्या होगा? मृत्यु के पश्चात जो ये वाष्टा देवी है ना, वाष्टा जो देवी है, वाष्टा जो इसकी पत्नी है, यहाँ पे ठीक मृत्यु हर्षगुप्त की हुई। ठीक है। तो जो रानी वाष्टा है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपने पति की स्मृति में, ठीक है, पति की स्मृति में क्या किया? कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर, है ना। लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर को अलग अलग समझना, एक नहीं है। लक्ष्मणेश्वर कहाँ है? खरौद में 1 लाख दाना वाला लखनी देवी मंदिर, या है ना। ठीक है। सॉरी, लखनेश्वर मंदिर, है ना। और ये जो है रानी वाष्टा वाला हर्षगुप्त की जो स्मृति में इन्होंने बनवाया था वो लक्ष्मण मंदिर है। ये कहाँ पे है? सिरपुर में है। ठीक है। निर्माण करवाया था। ठीक है। यहां तक सबको समझ आया? अब ये जो है, जो लक्ष्मण मंदिर है, ये मंदिर किन का है? विष्णु जी का है, लक्ष्मण का नहीं है। ठीक है। ये मंदिर किन का है? विष्णु जी का मंदिर है। विष्णु जी का मंदिर है। ठीक। यहां तक सबको समझ आया? अब ये मंदिर की खासियत क्या है? ये लाल ईंटों से बना हुआ है। लाल ईंटों से बना हुआ है ना। और क्या है इसकी खासियत?
ये गुप्तकालीन है ना, गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है ना। तो गुप्तकालीन है तो भारतीय वास्तुकला है ना, भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला है ना, स्थापत्य का ये उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है छत्तीसगढ़ में, है ना। गुप्तकालीन स्थल है, सॉरी, गुप्तकालीन भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। कौन सा? लक्ष्मण मंदिर सिरपुर वाला। निर्माण किसने करवाया था? रानी वास्ता ने, जो कि हर्षगुप्त की पत्नी थी। अपने पति की स्मृति में इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक। हर्षगुप्त के दो पुत्र थे, दो पुत्र, हर्षगुप्त के दो पुत्र थे। ठीक है, पहला पुत्र जो है वो बालार्जुन था, बालार्जुन है ना, और जो दूसरा पुत्र था वो है रणकेसरी, रणकेसरी। यहाँ पे एक मुख्य बात है, ध्यान से सुनना। ये जो मंदिर है ना, ये बालार्जुन के समय में कंप्लीट हुआ था। जब बालार्जुन शासक बन गया था उस समय ये जो लक्ष्मण मंदिर है ना, ये बालार्जुन के समय में जो निर्माण है वो कंप्लीट कब हुआ था? बालार्जुन के समय में। सबको समझ आया? हर्षगुप्त वैष्णव धर्म को मानने वाला चंद्रगुप्त का पुत्र था। विवाह इसका हुआ मगध के मौखरी राजवंश की, मौखरी राजवंश के शासक सूर्यवर्मा की पुत्री से। ठीक है, पुत्री का नाम है वाष्टा देवी। उसके बाद हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है, तो वाष्टा देवी अपने पति की स्मृति में सिरपुर में, ठीक है, एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है, जो कि विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, और जो है वो लाल ईंटों से बना हुआ है, जो कि प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का बहुत ही बड़ा एक नमूना है, एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हर्षगुप्त के दो पुत्र थे, बालार्जुन और रणकेसरी। बड़ा पुत्र बालार्जुन। ठीक है, तो बालार्जुन के समय में ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब जो आठवें शासक आएंगे वो कौन होगा? बालार्जुन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। तो आठवें नंबर पे शासक क्या लिखेंगे? पूरा नाम लिखेंगे इनका, महाशिव बालार्जुन। ठीक है, देखिए इसका नाम कैसे पड़ा। बचपन से ही धनुर्विद्या के शौकीन थे। बचपन से ही क्या थे? धनुर्विद्या के शौकीन थे। धनुष लेके चले जाते थे, है ना, धनुर्धारी थे। तो क्या था ये? बचपन से ही धनुर्विद्या, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? बालार्जुन पड़ा, महाशिव बालार्जुन पड़ा। ठीक है, और ये क्या है? ये अंतिम शासक रहेंगे। ठीक है, पांडु वंश के अंतिम शासक रहेंगे। सबसे पराक्रमी, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबी अवधि के लिए। ठीक है, सबसे लंबी अवधि के लिए। अवधि क्या है? ऐसा है,
इनका कार्यकाल आप लोग लिख लोगे, है ना। पहले दो लोग का बताया था, पहले और दूसरे का, और ये अंतिम का रहेगा। इनका जो कार्यकाल है जो आप देखोगे वो रहेगा 595 से 655 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 595 से 655 ईस्वी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया। बचपन में धनुर्विद्या के शौकीन थे करके इनका नाम बालार्जुन पड़ गया। सबसे अंतिम शासक, है ना। सबसे लंबी अवधि कितना साल हो गया यहाँ पे, लगभग 60 वर्ष, है ना। 60 वर्ष, 60 से 70 वर्ष लगभग। अभी तक कोई शासक देखे थे क्या पांडुवंश में जो इतना लंबा था कार्यकाल जिनका? नहीं था। तो सबसे ज्यादा अवधि के लिए शासक बने ये, ठीक है। इनके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, 3 ताम्रपत्र, सॉरी 3 जगह से ताम्रपत्र लिख लेना पहले, है ना। जो इनके जो ताम्रपत्र मिले हैं वो जो 3 मिला है, 3 मिला है मल्हार से, 3 मिला है मल्हार से, ठीक है। और जगह लिखते जाना, ठीक है। बोंडा, बारदुला और लोधिया, इन तीनों जगह से एक एक, ठीक है, एक एक ताम्रपत्र मिला है। बोंडा, बारदुला और लोधिया। और तीनों स्थान कहाँ पे है? रायगढ़ क्षेत्र में, है ना। रायगढ़ क्षेत्र में है। ताम्रपत्र कहाँ कहाँ से मिले हैं? महाशिव बालार्जुन के मल्हार से 3 मिला है, बोंडा, लोधिया और बारदुला से एक एक ताम्रपत्र मिला है, ठीक है। इनका एक विशेष ताम्रपत्र मिला है, ठीक है। उसको लिखना 9 छल्लों में से, है ना, लिखना। जो एक नौछल्ला होता था, एक आभूषण होता था, ठीक है। अब वो कौन सा आभूषण होता था? गले का, हाथ का, पैर का, कान का, सिर का, वो नहीं पता, है ना। तो 9 छल्लों में 27 ताम्रपत्र मिले हैं, 27 ताम्रपत्र, है ना। और ये ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? सिरपुर से मिला है। ताम्रपत्र मिला कहाँ से है? सिरपुर से। क्या था? सिरपुर में जहाँ पे ये जगह है, जहाँ पे ये मिला है 27 ताम्रपत्र, कहते हैं कि एक नौछल्ला, एक आभूषण था, उसमें ये जड़ा हुआ था। 27 ताम्रपत्र उस नौछल्ले में जड़ा हुआ था, ठीक है। और वो नौछल्ला कहा जाता है कि बालार्जुन का था, ठीक। तो सिरपुर में जिस जगह पे ये मिला वो किसी न किसी व्यक्ति का रहेगा। तो व्यक्ति का एक बाड़ी था वो, ठीक है। उस बाड़ी में जब वो खेती के लिए हल से जुताई कर रहा था, उस समय वो नौछल्ला इसको प्राप्त हुआ। और उसका अध्ययन किसने किया? डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर ने और रमेंद्रनाथ मिश्र ने, ठीक है। डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर और रमेंद्रनाथ मिश्र ने इस 27 ताम्रपत्र का अध्ययन किया था। यहाँ तक की जानकारी सबको समझ आ गई। बालार्जुन का जो है सबसे लंबा रहेगा, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक। अब इन्हीं के समय में ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग इन्हीं के समय में आए थे, 639 ईस्वी, है ना। 595 से 655 तक ये है। तो ह्वेनसांग इन्हीं के समय में आए थे। ह्वेनसांग ने इनके बारे में क्या लिखा है कि ये जो शासक है, यहाँ का जो शासक है वो कैसा है? उदार है और सहिष्णु है। उदार है और सहिष्णु है और शैव धर्म को मानने वाला है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो पांडुवंश का हमने देखा, सबके सब वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। जितने भी शासक थे, 7 के 7 शासक, वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। एकमात्र शासक जो अंत में आया है, महाशिव बालार्जुन, ये कौन है? ये कैसे हैं? ये जो है वो शैव धर्म को मानने वाले हैं। और ये जानकारी कौन दे रहा है? ह्वेनसांग, अपनी वही किताब में, ठीक है, सीयूकी में, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा है इसने। यहाँ तक सबको समझ आया?
ठीक है। इसके अलावा स्वयं तो शैव धर्म को मानने वाला था, इसके अलावा अन्य धर्म है ना, जो अन्य धर्म है, बौद्ध हैं, जैन हैं, वैष्णव हैं, इनके प्रति इनमें आदर था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं शैव धर्म को मानता हूं तो पूरी प्रजा शैव धर्म को माने, नहीं, जो जिसको भी जो भी मानना है ना, सबको क्या था, यहाँ पे स्वतंत्रता था, स्वतंत्रता थी कि जिसको जो सा धर्म मानना है वो उस धर्म को माने। उसमें जैन था, बौद्ध था, वैष्णव धर्म था। ठीक है, सभी के लिए सर्वधर्म संभाव की भावना थी। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखो, ये जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध जो धर्म है इसको विशेष संरक्षण था, विशेष संरक्षण था। ठीक है, विशेष संरक्षण था। अब ये विशेष जो संरक्षण था इसकी पुष्टि कहां से होती है, इसकी पुष्टि होती है जो सिरपुर है, सिरपुर है वो बौद्ध केंद्र था, है ना, बौद्ध केंद्र था। सारे धर्म को स्वतंत्रता थी सभी लोगों को कि कोई सा भी धर्म वो अपना ले, या कोई किसी भी धर्म का जो नागरिक हो, है ना, अपने धर्म को अपने साथ लेके चले। लेकिन उसी में बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुष्टि कहाँ पे होती है, सिरपुर को जो इन्होंने बौद्ध केंद्र बना लिया था। ठीक है, और सिरपुर से 100 संघाराम, है ना, संघाराम या संगम विहार कुछ भी बोल सकते हो वो मिला है। ये जो 100 संघाराम था इसमें 10,000 बौद्ध भिक्षुक, है ना, बौद्ध भिक्षुक रह सकते थे। 100 संघाराम था, उसमें 10,000 बौद्ध भिक्षुक रह सकते थे। ठीक है, ये समझ गए। इसके अलावा 70 देव मंदिर, 70 देव मंदिर मिलते हैं। देव मंदिर मतलब ये हिंदू धर्म से संबंधित 70 देव मंदिर मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है आनंद कुटी विहार पढ़ चुके हैं, है ना, और क्या है, स्वास्तिक विहार। बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे। दोनों के दोनों कहाँ है, सिरपुर में है। दोनों क्या है, राज्य संरक्षित स्मारक है ना, राज्य संरक्षित स्मारक है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। सिरपुर में तारा की धातु प्रतिमा मिली है। सिरपुर में तारा की धातु प्रतिमा मिली है। ठीक है, इसके राजमुद्रा में त्रिशूल है, त्रिशूल का चिन्ह है ना, सिक्का नहीं मिला है। राजमुद्रा जो मिली है उसमें त्रिशूल का चिन्ह है, सिक्का नहीं मिला है। ठीक है, और जो लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, जो सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है ना, उसकी प्रशस्ति रचना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। प्रशस्ति रचना किसने की थी, दरबारी कवि ईशान देव ने। ठीक है, ये भी जानकारी हो गई। एक अंत में जानकारी लिख लो, इसने सिरपुर में ये एक बहुत ही फेमस मंदिर है, गंधेश्वर मंदिर। ठीक है, गंधेश्वर,
इसके लिए इन्होंने दान किया था। ठीक है, महाशिव बालार्जुन ने। महाशिव गुप्त भी लिखा हुआ मिलता है आपको, है ना, कहीं कहीं पे महाशिव गुप्त या महाशिव बालार्जुन। 3 मिनट रह गया है, एक बार ये रिपीट कर देता हूं, ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे अंतिम शासक जो पांडुवंश में आया वो कौन है? महाशिव बालार्जुन या महाशिव गुप्त बालार्जुन। ठीक है, बचपन में ही धनुर्विद्या के शौकीन थे, उसमें निपुणता हासिल कर लिया था इन्होंने, इसके लिए इनका नाम क्या पड़ा? बालार्जुन पड़ा। ठीक है, सबसे लंबी अवधि के शासक है। सबसे लंबी अवधि के मतलब कब से कब तक? 595 से 655 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ तक की जानकारी सबको समझ आई, लगभग 60 वर्ष। इनके जो ताम्रपत्र हैं 3 मल्हार से मिलते हैं, और बोंडा, बारदूला और लोधिया, यहाँ से एक एक ताम्रपत्र मिलता है। तीनों जगह रायगढ़ में है। इनका एक नौछल्ला मिला है, नौछल्लों में जड़ा हुआ 27 ताम्रपत्र सिरपुर से मिला है। ठीक है, इन्हीं के समय में ह्वेनसांग 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की उन्होंने यात्रा की थी, और वो कहते हैं कि यहाँ का जो शासक है वो उदार है, सहिष्णु है। उदार है और सहिष्णु है, और स्वयं शैव धर्म को मानने वाला है। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य जो धर्म हैं जैसे वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म को पर्याप्त स्वतंत्रता मिली है, और सभी के लिए आदर का भाव है। ठीक, बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण मिला है। इसकी पुष्टि क्या होती है, कहाँ से होती है? सिरपुर में 100 संघाराम, जिसमें 10,000 बौद्ध भिक्षुक रह सकते हैं। ठीक है, 70 देव मंदिर मिले हैं। आनंद कोटि विहार, स्वास्तिक विहार, ये कहाँ पे है? राज्य संरक्षित स्मारक सिरपुर में है। सिरपुर में तारा की एक धातु प्रतिमा मिली है। राजमुद्रा में त्रिशूल का चिन्ह है, सिक्का नहीं मिला है। लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना इनके दरबारी कवि ईशानदेव द्वारा गंधेश्वर मंदिर के लिए इन्होंने दान किया था। गंधेश्वर मंदिर के लिए इन्होंने दान किया था। ठीक है, और लिख लेना यहाँ पे एक तो चीज, एक लाइन है ना, बौद्ध प्रतिमा मिली है यहाँ पे, बौद्ध प्रतिमा, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना, बौद्ध प्रतिमा मिली है, बौद्ध विहार मिला है, और संघाराम मिला है। यहां तक सबको समझ आया? इसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में किसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता था? तो महाशिव बालार्जुन के काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। क्यों स्वर्ण युग कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने सभी वर्ग, है ना, सभी धर्म, सभी वर्ग को समानता से देखा, सबके लिए समानता का भाव था। ठीक है, सबको स्वतंत्रता पूर्वक विकास करने का अधिकार था, अपने धर्म को अपने साथ में लेके, इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इसके बाद पांडुवंश समाप्त कैसे हुआ ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के बाद 1 या 2 क्लास और चलेगी, जिसमें 2 राजवंश जो बच गए हैं, ठीक है 3 राजवंश जो बच गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन मेरी क्लास नहीं होनी है। तो अभी तक का जितना हम लोग ने पढ़ा हुआ है, अभी तक का जितना पढ़ा हुआ है अच्छे से रेडी कर लेना, अच्छे से बार बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद जो बाकी 3 राजवंश है, छोटा छोटा है, उसको पढ़ने के लिए 1 दिन का समय दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर का 1 या 2 क्लास रखेंगे, 2-3 क्लास, और उसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो अभी 3 दिन के टाइम में ये सारा कुछ आप वापस से रिवाइज करके अच्छे से रेडी करके रखना। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अहमद सर की रहेगी। चलिए, धन्यवाद।